हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडीपीडिया। तो हम CAPF की ज्योग्राफी की PYQ की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने CAPF 2023 के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस लाया हूँ, जिसमें हम सोर्सेज के साथ देखेंगे कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, मेन सोर्सेज हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हम इसी के साथ पीछे प्रीवियस ईयर्स में जाते रहेंगे, लाइक 22, 21, 20, इस तरीके से, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल सके कि कौन कौन से सोर्सेज मुझे फॉलो करने हैं इन द लॉन्ग टर्म फॉर ज्योग्राफी, जिससे हमारी ज्योग्राफी अच्छी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो सोर्सेज हमारे दिमाग में आना चाहिए वो होता है, सबसे पहला सोर्स क्या होता है, हमारा जो भी NCERT है हमारी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि NCERT, अगर आप नए से स्टार्ट करें तो आप 6th to 10th एक बार देख सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 11 12th आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CAPF। ठीक है, एंड देन फर्दर उसके अलावा हमें देखना चाहिए PYQs कौन कौन से एग्ज़ाम के, तो CDS, NDA, CAPF तो है ही, और उसके साथ साथ LDC, CISF LDC AC का जो एग्ज़ाम होता है, ये सारे पेपर्स आप देख सकते हैं अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। PYQs एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके नॉलेज को इन्हेंस करने में। ठीक है, तो PYQ के एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ मैंने बता दिया। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो CAPF 2023 में जो सबसे पहला क्वेश्चन था, देखते हैं, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये ओल्ड NCERT जो थी हमारी ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें ये टेबल दिया हुआ है, द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। ये एक हमारा टेबल है अबंडेंस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टेबल दिया हुआ था और यहाँ से मेनली क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक रखते थे हम, ओसाई CS PM, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, ये हमारा एक ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ओसाई, ओ सबसे पहले आ रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर 1 का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट सोर्स तो मुझे कहीं नहीं मिला, ऐसे आपको डायरेक्ट इन्वायरमेंट सेक्शन में इसका मिलेगा। इन्वायरमेंट सेक्शन में आप इसका डायरेक्ट सोर्स ट्रेस कर सकते हैं, पर मैंने इसे ज्योग्राफी में काउंट कर लिया है, क्योंकि ये ओवरऑल अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर ले जा सकते थे। जैसे क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द एसिड रेन। ओके, मेन कॉज एसिड रेन का क्या है, तो सबसे मेन कॉज क्या होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, नाइट्रोजन के, कार्बन के, सल्फर के, ये सारे ऑक्साइड्स जब इन्वायरमेंट में हमारे रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये इनकी वजह से क्या होता है, हमारा एसिड रेन होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो हमारा है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सबसे मेन रीजन है हमारा किस चीज़ का, एसिड रेन का। ओके, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक। ठीक है, बायोगैस जो है हमारा क्या है, ये सबको पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं हमारे, उससे क्या करते हैं हम, बायोगैस क्रिएट करते हैं। ओके, जो विदाउट स्मोक जलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है हमारा, क्या होता है, इको फ्रेंडली गैस होता है। ठीक है, जो कार्बन एमिशन बहुत लेस क्वांटिटी में और जीरो कार्बन एमिशन करता है, जहाँ पे स्मोक नहीं निकलता, कीवर्ड आप देख सकते हैं। तो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, तो ये सबको पता होता है, मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट के सेक्शन का था, पर मैंने इसे ज्योग्राफी में कंसिडर कर लिया है जस्ट फॉर अ डिस्कशन। ओके, ये क्वेश्चन, द डिप्लीशन इन द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन द लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू। ठीक है, ओजोन लेयर में एटमॉस्फेरिक जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ था हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रॉम लास्ट सेंचुरी, वो किस गैस की वजह से हुआ था, तो इसका भी आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे क्वेश्चंस मेनली इन्वायरमेंट के हैं, पर दे आर समवेयर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, तो मैंने इसे कंसिडर कर लिया ज्योग्राफी में। अब आते हैं मेन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये हमारे लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है। लैंडफॉर्म्स जो हमारा चैप्टर है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें पढ़ने हैं, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है ये, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जहाँ पे ये मेंशन है। तो ये लाइन आप देख सकते हैं, रॉक्स आर रॉक्स आर परमिएबल, थिनली बेडेड एंड हाईली जॉइंटेड क्रैक्ड। ओके, ये रॉक्स परमिएबल, और यहाँ पे एग्जांपल भी आपका दिया, लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है कि लाइमस्टोन एक तरीके का क्या है, हमारा परमिएबल रॉक है, जो वाटर को अलाउ करता है इसके थ्रू पास करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा B, लाइमस्टोन। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, डॉली जी,
डॉली जी एक ट्रिक है, डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। ये तीन जो हमारे रॉक्स हैं ये क्या करते हैं, परमिएबल होते हैं वाटर के लिए। ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स स्पेसीज इज फाउंड इन। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, बट फिजिकल ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में ये चीज़ मेंशन है, मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये लाइन देखते हैं कि देर आर, फर्स्ट लाइन से देखते हैं, देर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, दे possess a large number of the world's species diversity। ठीक है, दे आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ एग्जैक्टली मेंशन्ड है। अब देख सकते हैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया रखा है। तो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पेसीज कहाँ फाउंड होते हैं, तो ये आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं कि सबसे पहला हमारा ये, इसको कट कर सकते हैं, डेजर्ट एंड सवाना रीजन में तो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी होगी नहीं, आर्कटिक एंड अल्पाइन सिस्टम यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम रीजन है। अब आता है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रीजन जो भी होता है हमारा इक्वेटर के पास वाले रीजन जो होते हैं वो मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इससे, और करेक्ट आंसर इज आंसर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो हमारा चैप्टर भी आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लैंड फॉर्म्स एंड इवोल्यूशन, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर साल CDS, CAPF, NDA, CISF, LDC, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, इन सब एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से रहता ही है। आइदर वो एग्जाम्पल पूछ लेगा, एग्जाम्पल को डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लेगा, या फिर मैचिंग में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तरीके से ये पूछ लिया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे जो पूछा था, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट, तो ड्रमलिन के बारे में पूछ रहा है। तो ड्रमलिन क्या, हमारा एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर के थ्रू बनता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ग्लेशियर के थ्रू बनता है, तो हम यहाँ से इट इज़ अ नैरो रोड इन तिब्बत, तो ये चीज़ तो हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ड्रमलिन लैंडफॉर्म है, ये रोड नहीं है। ओके, इट इज़ अ रिवर, ये रिवर नहीं है, हमने पढ़ लिया। इट इज़ सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मोड़ा वाइज गेसिंग के साथ भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके ऑप्शन ए पे आ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन टेल प्लेन्स। यहाँ देखो, ड्रमलिन्स आर ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल टील, जो कि हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्लेशियल टील, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट NCERT में वर्ड्स लिखे हुए कीवर्ड जहाँ से आप इसको सही कर सकते थे। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आपको पता चल गया सोर्स की कहाँ से आया ये क्वेश्चन, लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन। अभी तक देखा जैसे हमने 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गए, तो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल सकते हैं। Coming to the next question, which one of the following is the busiest sea route and links to industrially developed regions of the world? busiest sea route, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर गए थे और गलत किया आंसर, जिन्होंने बहुत लोगों ने मार्क किया मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशियन सी रूट। बट क्लास 12th की अगर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखो एक टॉपिक है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ओके, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के बारे में मेंशन किया गया, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट, बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ बिग ट्रंक रूट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है। इसको ये क्या है, सबसे बिजिएस्ट सी रूट है हमारे वर्ल्ड का, ना कि मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशियन सी रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी रूट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स हैं, तो मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैनाल्स है, स्वेज कैनाल्स, ये सब है। अगर अब आप केप ऑफ गुड होप सी रूट देखोगे, इसके लोकेशन आप देखो, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट देखो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये आप NCERT में ये डिटेल में दिया हुआ है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए कि इसको क्या कहते हैं, बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है बिग ट्रंक रूट। नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि इनमें से किसको बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता रहेगा तो आप यहाँ पे आंसर सही कर ले जाओगे, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से PYQ तैयार करते हैं हम, PYQ को इस तरीके से तैयार किया जाता है। ओके, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज थ्रू PYQ। हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन भी सही करते हैं, और उस क्वेश्चन के डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानने को मिलते हैं, जो चीज़ें हमने ध्यान नहीं दी होती है। ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन, यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे एक फार्मिंग का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फार्मिंग है। तो द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड इंटायरली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क द लैंड और
टेंड द लाइव स्टॉक। ठीक है, ये सबसे बड़ा कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि ऐसी कौन सी फार्मिंग है जहाँ पे सिर्फ हम अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करते हैं, नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पसेज हम फार्मिंग करते हैं। तो जो हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, जो कि वही फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले चैप्टर बुक में ये चीज़ मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप डेफिनेशन डायरेक्ट देखो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल अर्निंग्स ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। ठीक है, इसके बाद ये डिटेल में दिया हुआ है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्या है और इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या है, आप डिटेल में पढ़ोगे वहाँ चैप्टर में ये चीज़ है। तो अब ये फर्स्ट चीज़ से मुझे ये पता चल गया कि ये कौन सा, इसका आंसर सी है। ठीक है, अब इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ हम देखते हैं कि इफ अ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड इट मे बी सोल्ड और बार्टर्ड। इट इज जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव विथ लिटिल और नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड आप देखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनपुट या तो नहीं होता है या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप अगर बुक पढ़ोगे, बुक में ये चीज़ नहीं है आपके आंसर में, आपके नोट्स में, तो आप ये चीज़ फर्दर PYQ से वहाँ पे आप उसको मेंशन करो। तो ये कीवर्ड हमारा आ गया, आप इस चीज़ को मेंशन करो और वहाँ पे अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन करो। ओके, ये चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये चीज़ तो सबको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से ही बना है। ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ, ये भी करेक्ट है। बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ तो मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे लिखा हुआ द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन्स वैरीज बिटवीन 150 तो 300 किलोमीटर्स। ठीक है, ये चीज़, और अगर आप इंटरनेट के थ्रू भी सर्च करोगे तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका डायरेक्ट सोर्स एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं मिला, पर कुछ क्वेश्चन जहाँ होते हैं जहाँ पे या तो आपको पता है तो आप सही करो, नहीं पता है तो एलिमिनेशन लगा के आप कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Many of the world's largest mountain chains exist beneath the sea। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है हमारा। ओके, इसमें बताना है हमें, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, जो भी करेक्ट इनकरेक्ट लगे आप क्या करो, उसको सर्कल कर लो कि यहाँ पे मुझे पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। ओके, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क, जो आइसलैंड है हमारा, आइसलैंड, ये इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा सही। द मिड ओशियनिक रिजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। द मिड अटलांटिक रिज राइजेस 33 मीटर्स अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक, ये दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे आप फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ फीचर्स पढ़ोगे, फिजियोग्राफी पढ़ोगे, तो एलिमिनेशन के थ्रू आप इस आंसर तक आ सकते हो। ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा हो, बट एज सच ये टफ नहीं है। ओके, आप एलिमिनेशन के थ्रू इजिली इस पर आ सकते थे। अगर आपने 3 स्टेटमेंट स्टार्टिंग के सही कर दिए तो 4 को एलिमिनेट करके आप अपने आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा ग्रासलैंड्स के ऊपर है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका काम आता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का क्या होता है और टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करो आप। ये चीज़ जब हो जाए तो नेक्स्ट अब देख सकते हैं आप प्रेरीज यहाँ पे मिलाओ। अब यहाँ पे जूनियर क्लास की आई थिंक ये क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी है जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप इसको रिवाइज करोगे और ऐसे PYQ जब आप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रासलैंड पे यूपीएससी ने पूछे हुए हैं अदर एग्जाम्स में अपने, तो वहाँ से आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रेरीज कहाँ का है, प्रेरीज यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका, तो यहाँ से आप नॉर्दर्न अमेरिका लगा सकते हो, ए का थर्ड, यानी ये दोनों को स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। स्टेपीज कहाँ का है, सेंट्रल एशिया यानी यूरेशिया, तो स्टेपीज हमारा हो गया ये। पंपास कहाँ का है, अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका यानी सी का 4, एंड वेल्स का साउथ अफ्रीका, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये हमारा सोर्सेस था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ड्रॉप हो गया था, सो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी थी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टक डज नॉट रन अक्रॉस। ये क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बुक से है, जहाँ पे मैंने ये कटिंग भी लगा रखी है आपको देखने के लिए कि यहाँ पे ये इसका सोर्स है डायरेक्ट। यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे को लेकर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक में वो ट्रैवल करता है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक में ट्रैवल करता है। और यहाँ पे माउंटेन्स के नाम दिखे हुए, यूराल माउंटेन, ओब एंड येंसी माउंटेन, ये सारे माउंटेन से ये
ट्रैवल करता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं, यूराल भी नहीं होगा। अब हमारे 2 में आता है। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा कि कॉकेसस माउंटेन मेनली अज़रबैजान और अर्मेनिया वाले रीजन में, यानी ये रशिया में नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते थे। और अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी है तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा लैंडफॉर्म वाले चैप्टर से आ गया। ओके, ये चीज़ हम देखते हैं। यहाँ बर्जन्स के बारे में पूछ रहा है। बर्जन्स क्या है? तो एक विंड का लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, जीसी लियोंग में थोड़ा एक्सटेंडेड वे में दिया था। तो यहाँ से मैंने ये कटिंग ले ली है, जहाँ से आप ये जीसी लियोंग की कटिंग है, आप देख सकते हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टू एंड्स ऑफ द बर्चन आर कॉल्ड हॉर्न्स। इसके दोनों जो ये एंड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों एंड को क्या कहते हैं? हॉर्न्स कहते हैं। ये हॉर्न की तरह है, सींग की तरह, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हॉर्न्स। द सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, द विंड साइड हैज़ अ कॉनकेव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। अब देख रहे हो कि ये मैक्सिमम हाइट सेंटर पे तो है, पर यहाँ पे क्या है? विंडवर्ड साइड में कन्वेक्स स्लोप होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, विंडवर्ड साइड इज कन्वेक्स। इससे हमारा स्टेटमेंट 2 गलत होता है, यानी हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से ये आंसर सही हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेनली हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, जो बहुत सारे कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ से। तो इस चीज़ को आप PYQs के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपने करंट में इन्वायरमेंट्स पढ़ा है, इन्वायरमेंट में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ें, कुछ चीज़ें क्या होती है, PYQ के थ्रू निकालनी होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको अपने नोट्स अलग से प्रिपेयर कर लेने चाहिए PYQ के बेसिस पे, जो बहुत हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे ओशियन करेंट्स हो गया, ये प्रोटोकॉल्स हो गए, और पीछे भी 1-2 हमने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड चैप्टर्स टॉपिक्स है ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट स्टॉकहोम रॉटरडैम, स्टॉकहोम मिनामाटा बेजल कन्वेंशन एंड रॉटरडैम कन्वेंशन। ओके, तो मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है, यानी बी का हमारा हो जाएगा 3। अब बी का अगर 3, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हमारा ऐसे ही कट आउट हो गया। ओके, अब हम ऑप्शन 1 पे देखते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेजल नॉर्म्स एंड रॉटरडैम। रॉटरडैम हमारा क्या है? पेस्टिसाइड्स पे है, यानी डी का होगा हमारा आंसर 1। अगर डी का आंसर 1 होता है तो 2 को भी कैंसिल आउट करके हम इस पे डी पे आ जाते हैं। यानी देखते हैं, स्टॉकहोम हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है, मिनामाटा मरकरी से रिलेटेड है, बेजल नॉर्म्स हमारा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, कीवर्ड याद रखना आपको, और रॉटरडैम क्या है? पेस्टिसाइड से। इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको PYQs में ऐसे मिलेंगे। मैं फ्यूचर में अदर एग्जाम्स के जब CDS NDA इन सब की PYQs कराऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा आता है रॉक्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे रॉक के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कॉन्ग्लोमरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स क्या? हाँ, सेडिमेंट्री रॉक है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब मुझे नहीं पता ये क्लास्टिक रॉक है कि नहीं, पर देखते हैं हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो मुझे इतना पता है कि सेडिमेंट्री रॉक है, तो अभी के लिए मैं इस स्टेटमेंट को सही लेके चलता हूँ। स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कहीं भी आपका स्लेट मेंशन नहीं है एग्जाम्पल में। स्लेट क्या है? हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, या सेडिमेंट्री रॉक नहीं। इससे हमारा ऑप्शन 2 क्या होता है? एलिमिनेट। अब ऑप्शन 2 एलिमिनेट होता है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा, और ये भी, यानी ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ये स्टेटमेंट सही है। और बेसाल्ट जो होता है हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, यानी हमारा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। यानी एनसीईआरटी के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिट तक हम एलिमिनेशन लगाकर और अपने नॉलेज के थ्रू इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। अब हमें क्या करना है कि जो ऑप्शन 3 एंड 4 हमारे एनसीईआरटी में कहीं नहीं मेंशन्ड है, PYQ के हेल्प से हम क्या करेंगे, इन दोनों इसको कट करते हैं। ये 2 ऑप्शंस को क्या करेंगे, हम अपने नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करें तो ये चीज़ हमारे ध्यान में रहे कि ग्रेनाइट प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है और बेसाल्ट एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज फ्लोटिंग फील्ड्स इन लोकटक मणिपुर, लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ऑप्शन सी है ग्लेजेशन। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, पर ऑप्शन ये सी हमारा करेक्ट होगा। अब एज सच इसका एनसीईआरटी में हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में कोई मेंशन नहीं है, पर PYQs में हर जगह मेंशन्ड है। तो
अब आपको क्या करना था, अगर किसी ने 2023 का एग्ज़ाम दिया था, अगर उसके लिए ये टर्म नया है, ओके, अगर उसका आंसर सही होता है देन गुड, अगर गलत है तो आपको बाद में क्या करना है, इन सारे ऑप्शंस के बारे में पता करना है कि लेटराइजेशन क्या है, पॉडजोलाइजेशन क्या है, कैल्सिफिकेशन क्या है, ग्लेजिएशन क्या है, इन सारे को पढ़ो। अगर आपने किया होता तो 2024 में एक ऐसा ही ऑप्शन आया था जो पॉडजोलाइजेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है इस बार कि वो क्या है। तो ऐसे पीवाईक्यू के थ्रू हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं और अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ओके, वैसे ग्लेजिएशन के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टिपिकल पेडोजेनिक रिजीम ऑफ सॉइल विच ऑकर्स इन मॉइस्ट एंड कूल एंड कोल्ड क्लाइमेट। ये कीवर्ड याद रखना है कि ये ग्लेजिएशन का मेन डेफिनेशन है कि कहाँ पे ये सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे मॉइस्ट या फिर कूल या फिर कोल्ड क्लाइमेट परसिस्ट करता है हमारा। इसी तरीके से हम अदर ऑप्शंस को भी डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है, ताकि आगे के आने वाले एग्जाम्स में हम इस चीज़ को गलत ना करें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा बुक है क्लास 11th का एनसीईआरटी, इससे पूछा गया है कि स्प्रिंग टाइड होता क्या है। तो जो हमारा टाइड होता है, ये सबको पता है कि ओशियंस में टाइड आते हैं। तो स्प्रिंग टाइड कब आते हैं, जब हमारा सन, अर्थ एंड मून कोलिनियर पोजीशन में होता है, यानी सारे एक लाइन में होता है, सन, अर्थ एंड मून, ये तीनों जब एक लाइन में होते हैं तब जाके हमारा स्प्रिंग टाइड आता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड में होता क्या है, अब यहाँ पे हाई टाइड्स जो होती हैं वो हाइयर होती है और लो टाइड्स लोअर होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो हाई टाइड इज हाइयर देन एवरेज हाई एंड लो टाइड इज हाइयर देन एवरेज लो। नहीं, हाई टाइड हमारा हाई होता है, ओके, बट लो टाइड जो हमारा एवरेज से लो होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई, ये भी हमारा गलत। हाई टाइड एवरेज से हाई होता है और लो टाइड एवरेज से लो होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। हाई टाइड इज हाइयर देन एवरेज हाई एंड लो टाइड इज हाई लोअर देन एवरेज लो, तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। डी भी देख लेते हैं, हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई एंड लो टाइड इज लोअर देन एवरेज लो टाइड। ठीक है, हाई टाइड इज, हाँ यहाँ पे देखो, अगर आप, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई, लोअर नहीं होता हाइयर होता है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, तो ऑप्शन हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का 2023 का सीएपीएफ का 2023 का एनालिसिस खत्म होता है, ज्योग्राफी का विद सोर्सेज। तो इससे आपको मेन पता चल गया कि हमारा मेन सोर्स क्या होना है, 11th प्लस 12th की जो एनसीईआरटी है हमारी, यही हमारी मेन सोर्स रहेगी प्रिपरेशन के। ठीक है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा मेन सोर्स क्या होना चाहिए। तो सीएपीएफ 2023 के लिए हमारा मेन सोर्स जो मोस्ट क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ से आए, 11th प्लस 12th एनसीईआरटी। तो हमें भी क्या करना है, 11th प्लस 12th के लिए ज्योग्राफी के लिए, सॉरी सीएपीएफ के ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी को हमें थॉरोली फॉलो करना है। 4 बुक्स हैं उसमें टोटल, ये चीज़ फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज़ किस तरीके से सॉल्व करनी है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए अपने इस लेक्चर में। आगे आने वाले लेक्चर में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो पीवाईक्यू किस किस चीज़ के, सीएपीएफ के करने ही हैं, सीडीएस के साथ में आपको करने हैं, एनडीए के करने हैं और सीआईएसएफ एलडीसीई के करने हैं। एंड इफ टाइम परमिट्स आपको यूपीएससी, सीजीएस, ये 4-5 एग्जाम्स है जिसके पीवाईक्यूज आपको थॉरोली करने हैं, एनालिसिस के साथ। सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है और फ्यूचर के लिए रिवाइज करना है। ठीक है, हम इसी के साथ फ्यूचर में ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस एक ईयर से दूसरे ईयर में रिलेट होते हैं, जिससे हमें और एक बेटर आइडिया लग सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं।